हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लेके आऊं क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज तीसरा लेक्चर, आज तीसरा वीडियो। इसके पहले बिल्कुल बेसिक से यानी जीरो लेवल से हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 समझा है। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बहुत जीरो लेवल से ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे को छोटी क्लास से, जैसे जनरली 5th क्लास से साइंस आ जाती है और 8th क्लास से केमिस्ट्री में पोर्शन आ जाता है, क्योंकि साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। तो ऐसा कहा जाता है छोटी क्लासों में अगर बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो 11th क्लास में जीरो लेवल से केमिस्ट्री को बिल्कुल अगर टीचर समझाता है तो नीचे क्लास के भी कॉन्सेप्ट क्लियर उस बच्चे के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो 9th-10th में जो केमिस्ट्री का पोर्शन दिया है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक 11th और 12th से निकाल कर नीचे रखे गए। तो कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है केमिस्ट्री का। तो 11th में अगर बच्चा पढ़ रहा है और जीरो लेवल से उसको समझने की कोशिश कर रहा है तो जो कभी उसने छोटी क्लासों में भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी समझ में नहीं आई होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि 11th में अगर बच्चा आता है और कोई टीचर अगर उसको जीरो लेवल से समझाता हो, प्लस हमारा सिलेबस भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये है कि केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन जरूर है, बट केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। तो आज हम यहाँ पर क्लास 11th के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। इसके पहले इसके मैंने 2 लेक्चर पहले भी बनाए हैं। तो क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री जब स्टार्ट हुई होगी तो जो भी उसके बेसिक्स कंसेप्ट होंगे यानी लॉजिक होंगे, उसके बेस पर इस चैप्टर में वो सारी चीजें समझाई गई हैं। और हम ये कह सकते हैं कि विदाउट उसके हम केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। अगर किसी बच्चे ने 11th केमिस्ट्री के शुरू के 4 चैप्टर समझ लिए, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग, अगर बच्चा 11th के ये 4 चैप्टर मिस कर देता है तो इसको 11th की भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, प्लस उसको 12th की केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 11th और 12th केमिस्ट्री के जो शुरू के 4 चैप्टर है 11th के, यानी 11th और 12th उसी पर बेस्ड है। तो आज हम यहाँ पर इसका थर्ड लेक्चर यानी तीसरा लेक्चर यहाँ पर हम समझने वाले। तो इसके पहले हमने इसमें बहुत कुछ समझा था, एटम वगैरह के बारे में, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये सब हमने इसको समझा था। आज हम यहाँ पर समझेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमने पहले ही बताया था कि एटम के बारे में अगर पूरे वर्ल्ड में कोई बताने वाला साइंटिस्ट था तो पहले वो जॉन डाल्टन थे। हालांकि अगर हम इंडियन फिलोसोफर की बात करें तो महर्षि कणाद ने इनसे बहुत पहले यानी 1000 years ago यानी हजारों साल पहले ही इसके बारे में उन्होंने बता दिया था। एज इट इज उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन ने दिया था। लेकिन चूंकि जॉन डाल्टन ने पूरे वर्ल्ड में उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया, और हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद वो उस बेस को कहीं रख नहीं पाए। इसलिए जब भी हम बोलते हैं फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी तो डाल्टन का नाम आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें महर्षि कणाद के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो जॉन डाल्टन इन 1808 यानी 1808 में पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में उन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट रखे थे, उसी को नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। कौन कौन से पॉइंट उन्होंने दिए थे उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मैटर। मैटर हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। मैटर क्या है, जैसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर क्या है, वॉट एवर वी सी अराउंड अस, आसपास हम जो भी देखेंगे वो सब मैटर है। मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सटेंसेज। तो जो भी हम आसपास देख रहे हैं कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अर्थ पर हैं तो पूरा अर्थ मैटर है, और जहां जहां हमारी नजर पड़ रही है यानी होल द यूनिवर्स आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है वो मैटर है। अब उसमें आसपास जो भी देख रहे हैं वो सब मैटर और मैटर का पार्ट है। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट डाल्टन, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल यानी छोटा पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, यानी सारे जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इज कॉल्ड एटम। सेकेंड पॉइंट, एन एटम इज इंडिविजुअल, दैट इज उसका मीनिंग हम बता रहे हैं, इट कांट बी डिवाइडेड बाय एनी केमिकल मेथड,
यानी ऐसा डाल्टन बता रहे हैं कि एटम को किसी भी मेथड द्वारा, किसी भी केमिकल मेथड द्वारा हम और छोटा नहीं कर सकते। थर्ड, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के सभी एटम के मास यानी सेम मास, साइज और प्रॉपर्टीज उनकी एक जैसी होंगी। तो ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट पजेस द सेम मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज, एक ही एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले एटम के मास एक जैसे होंगे, साइज एक जैसे होंगे और उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, ऐसा डाल्टन बता रहा है। बाकी आगे चूंकि हमारे नेचर में बहुत कुछ मिरेकल है, यानी बहुत सारी चीजें सीक्रेट है, तो जब आगे डिस्कवरी हुई तो कहीं ना कहीं डाल्टन से गलत हो गए, लेकिन अभी हम केवल डाल्टन को समझ रहे हैं यहाँ पर। तो फोर्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनके मास भी अलग अलग होंगे, साइज भी अलग अलग होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। तो कुल मिलाकर एक ही एलिमेंट के एटम्स के मास, साइज और प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी और अगर अलग अलग एलिमेंट्सों के मास, साइज और प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। फिफ्थ पॉइंट, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी एलिमेंट के जो एटम है आपस में सिंपल होल नंबर में अगर आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स। और इसको बोला गया है बाद में मॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट 6 पॉइंट देखेंगे, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसे डाल्टन ने 6 पॉइंटों को बताया था। पहला पॉइंट था कि जितने भी मैटर हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उस पार्टिकल को नाम दिया गया एटम। एटम इंडिविजुअल है, यानी उसको केमिकल मेथड द्वारा हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक ही एलिमेंट के सभी एटम एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंटों के एटम अलग अलग होंगे और एलिमेंट के एटम अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। और लास्ट, एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ऐसा डाल्टन ने 6 पॉइंटों को बताया था। आगे हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन की जो लिमिटेशंस थी, कमियां थी, वो क्या थी? तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी द मास रिलेटेड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी मास रिलेटेड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी जस्टिफाइड, यानी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो इनके द्वारा बताया जा सकता था। बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन वॉल्यूम रिलेटेड लॉस, यानी वॉल्यूम से, चूंकि जो सॉलिड होते हैं उनका मास होता है और जो लिक्विड होते हैं गैसियस नेचर के होते हैं उनका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम से रिलेटेड जो लॉस थे, जैसे गैलुसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इनको बताने में वो मतलब असफल रहे थे, फेल हो गए थे। सेकेंड पॉइंट, द नेचर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, तो मॉलिक्यूल बनते समय उस एटम के बीच में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, कांट बी एक्सप्लेन, ऐसा वो नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट यहां पर थर्ड पॉइंट देखते हैं, द वेरिएशन इन मास साइज, द वेरिएशन इन मास साइज वैलेंसी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कांट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द्वारा मास, साइज और वैलेंसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फोर्थ पॉइंट, दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन बाय एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी एटम आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट हो या सेम एलिमेंट्स के एटम हो आपस में रिएक्ट करके, यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्यों बनाते हैं, एटम के बीच में आखिर ऐसा क्या होता है, कौन से फोर्सेस काम करते हैं और कैसे मॉलिक्यूल बनता है, इसको डाल्टन्स नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कांट बी एक्सप्लेन, यानी डिफरेंस बिटवीन, यानी एटम, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में भी वो डिफरेंस नहीं बता पाए थे। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट आगे देखते, मॉडिफिकेशन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बाद में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, यानी जो भी नए साइंटिस्ट आए जैसे जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, बोरबरी, मैडम क्यूरी, इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को
दोबारा इन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर उन्होंने दोबारा काम किया और कहीं ना कहीं जो डाल्टन थे वो फेल हो गए। जनरली जितने भी टीचर हैं या जो भी केमिस्ट्री के जो भी रिसर्चर हैं वो अगर एटम को नॉर्मल अगर डिफाइन करते हैं तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग ही उसको डिफाइन करते हैं, और जनरली जो डाल्टन बता रहे थे वो बिल्कुल सही था और वैसा ही होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्ट्री है, सीक्रेट है, जिसके बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि इनिशियल स्टेज थी केमिस्ट्री की। जैसे जैसे अभी भी हमारे अर्थ पर ऐसा बहुत कुछ मटेरियल, मैटर और सब्सटेंस है जिसको डिस्कवर नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं डिस्कवर्ड होंगे, उसकी डिस्कवरी होगी, तो हो सकता है केमिस्ट्री में चेंजेस भी हो, या फिर केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे क्रिएशन यानी एक्सेप्शन इसमें क्रिएट हो। तो यहाँ पर पढ़ा है मॉडिफिकेशन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसी को नाम दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैनी लिमिटेशंस वर फाउंड इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी कमियां पाई गई। लेटर न्यू डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, यानी जे थॉमसन, चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, बोर एंड अदर रिवील्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को दोबारा देखा और कहीं ना कहीं डाल्टन गलत हो गया। तो हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि डाल्टन ने क्या बताया था और नए साइंटिस्टों ने भी क्या बताया। तो क्या बोल रहे हैं, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आर, यानी जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसके पॉइंट्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, हम डाल्टन को भी बताएंगे और नए साइंटिस्टों को भी बताएंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एन एटम इज इंडिविजुअल, यानी डाल्टन बता रहा था कि एटम सबसे छोटा है, यानी एटम को और छोटा नहीं किया जा सकता है। वेयर एज मॉडर्न रिसर्चेस, यानी मॉडर्न रिसर्च shows that an atom is made of fundamental particles, यानी एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बाद में उस पार्टिकल को नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कहा जाता है एटम के अंदर 35 छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो कहीं ना कहीं एटम सबसे छोटा नहीं था, यानी एटम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो डाल्टन का गलत हो गया कि डाल्टन ने कहा था एटम इंडिविजुअल है, तो फर्स्ट पॉइंट डाल्टन का गलत हो गया। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अनुसार ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर, बिल्कुल सही कहा था, यानी एक ही एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं उनके वो एटम है वो एक जैसे होने चाहिए, चाहे मास हो, साइज हो या प्रॉपर्टीज हो। बट मॉडर्न रिसर्च शोज दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे, हैविंग डिफरेंट मासेस, यानी उनके मास अलग अलग हो सकते हैं, कॉल्ड आइसोटॉप, यानी एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके अगर मास अलग अलग है तो हम उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें आइसोटॉप्स के, तो सबसे पहले 3 टाइप के हाइड्रोजन डिस्कवर्ड हुए हैं, यानी इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 था, आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। इसका मास 1 था, इसका मास 2 था और इसका मास 3 था। तो इसको हमने बोला प्रोटियम, इसको बोला ड्यूटीरियम और इसको बोला ट्राइटियम। यानी जो 1H1 था इसको हम कॉमन हाइड्रोजन भी बोलते हैं और इसको प्रोटियम भी बोलते हैं, नेचर में यही है। सेकंड जो हाइड्रोजन है इसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं और हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जो थर्ड है 1H3 इसको हम ट्राइटियम भी बोलते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के तीनों एटम एक जैसे नहीं होते। इन तीनों को जिनके नंबर सेम है और मास अलग अलग है इसको हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड हुए, चाहे कार्बन हो गया, यूरेनियम हो गया, लेड हो गया, क्लोरीन हो गया या नाइट्रोजन हो गया। ऐसा कहा जाता है अब हर एलिमेंट का अपना आइसोटॉप है और आइसोटॉप मीनिंग जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास उनके डिफरेंट होंगे। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इनका ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता है। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है। प्रोटियम मतलब होता है फर्स्ट, ड्यूटेरियम मतलब होता है सेकंड और ट्राइटियम का मतलब होता है थर्ड, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो डाल्टन का सेकंड पॉइंट भी गलत हो गया। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के अकॉर्डिंग
डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, अलग अलग एलिमेंटों के एटॉमिक मास अलग अलग होने चाहिए। वेयर एज मॉडर्न रिसर्च, यानी आधुनिक जो रिसर्च हुआ है उसके अनुसार एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। तो डाल्टन ने सही कहा था कि एक ही एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम होने चाहिए और अलग अलग एलिमेंट के अंदर अलग अलग एलिमेंटों के एटम भी अलग अलग होने चाहिए। तो बाद में जैसे एटम पूछे, सपोज करो ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर, इसका 19 था, सॉरी इसका 18, इसका 19 और इसका 20, तो इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होते, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड होते। और जो ऑर्गन था इसका जो मास था वो अप्रोक्स 40 था, पोटेशियम का जो मास था वो भी अप्रोक्स 40 था और कैल्शियम का जो मास था वो भी अप्रोक्स 40 था। तो ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के मास लगभग एक जैसे यहां पर मैच हो गए। चूंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग कुछ भी मैच नहीं होना था तो डाल्टन का ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, बट नाउअडेज आजकल फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम्स इज पॉसिबल बाय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, यानी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन द्वारा नए एटम बनाए जा सकते हैं और किसी भी एटम को किसी भी एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर बेरिलियम को न्यूट्रॉन, यानी बेरिलियम को न्यूट्रॉन से अगर रिएक्ट कराया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो बेरिलियम है वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नए एटम बनाए जा सकते। फिफ्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट नाउअडेज द मास ऑफ एटम, यानी मास ऑफ एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, एनर्जी में वो चेंज हो सकता है, एज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल्स टू mc², यानी इसके से रिलेटेड उन्होंने एटम के मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया था, यानी एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ओनली मॉलिक्यूल, एटम आपस में रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट नाउ इट इज नॉन दैट दे कैन ऑल्सो फॉर्म आयंस, वो आयंस भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कहीं ना कहीं करेक्शन। तो पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई कि डाल्टन ने क्या बताया, फिर डाल्टन क्या नहीं बता पाए, फिर नए साइंटिस्टों ने डाल्टन्स के पॉइंट को, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को क्यों गलत साबित कर दिया, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर पॉइंट बताए हैं। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हम देखते हैं केमिकल नेम एंड कॉमन नेम्स, यानी हम यहाँ पर कुछ कंपाउंडों के केमिकल नेम पढ़ेंगे, केमिकल नेम्स और कॉमन नेम्स पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूले। तो यहाँ पर ये टेबल हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसको अगर हम यहाँ पर सेपरेट कर दें तो यहाँ पर ये केमिकल नेम हो गया, यहाँ पर कॉमन नेम, केमिकल नेम और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। कहीं ना कहीं हमारी केमिस्ट्री में यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट यानी जो हमारी डेली लाइफ में होता है, तो कमर्शियल नेम है और केमिकल नेम है उसका सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला इज NaCl। सेकंड बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला सोडियम NaHCO3। फिर वॉशिंग सोडा 10th क्लास में ही पढ़ेंगे आपने, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, करेक्ट फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O। 10 मतलब डेका और H2 मतलब वाटर। तो Na2CO3 जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल को हम क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल को हम हाइड्रेट भी बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो सोडियम कार्बोनेट 10 मतलब डेका और H2 मतलब हाइड्रेट। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला इज NaOH। फिर कॉस्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला इज KOH। ये आपको इसके नाम याद रखना है, कहीं ना कहीं कॉमन नाम भी यूज में और इसके कमर्शियल नेम भी और केमिकल नेम भी यूज है। कमर्शियल नेम इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन नेम
एलम, एलम मतलब फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और फॉर्मूला इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, ब्लू कलर का होता है, और फॉर्मूला इज CuSO4 डॉट 5H2O। तो जनरली मेटल के जो कंपाउंड होते हैं ज्यादातर सॉलिड होते हैं, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में होता है, और हम उसको वहां पर हाइड्रेट नाम दे रहे हैं। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, 5 मतलब पेंटा। फिर लाइम, लाइम को हम अनसेलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और CaO इसका कॉमन नेम जो होता है, अगर हिंदी में हम देखें तो इसको चूना बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं 9 नंबर का लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब इसको मार्बल भी बोलते हैं, लाइमस्टोन, और इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूंकि हमारे 11th में यूज भी है, इसलिए हमने यहां पर इन्हीं कंपाउंड का डिस्कशन किया है। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2, या फिर हम इसको ऐसा भी लिखते हैं CaOCl2, इसको हम जनरली ऐसा भी लिखते हैं। याद करने का इसमें ट्रिक है, पहले लाइम का फॉर्मूला प्लस उसमें Cl2 जोड़ देंगे तो वो ब्लीचिंग पाउडर उसका कमर्शियल नेम हो जाएगा। बाकी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। एसिड ऑफ सॉल्ट, एसिड ऑफ सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl को बोलते हैं हम एसिड ऑफ सॉल्ट। चूंकि सॉल्ट में Cl होता है इसलिए कहा जाता है कि उससे बनाया गया होगा, इसलिए एसिड ऑफ सॉल्ट। है एसिड ऑफ सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, और फॉर्मूला इज H2SO4। तो ऐसे हमने 13 बेसिक जो कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं है, उनके बारे में हमने यहाँ पर समझा। उनके कमर्शियल नेम मींस कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम, और उनके फॉर्मूले को हमने समझा यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं अगर आपको जल्दी लर्न हो जाए, याद हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फॉर्म में ये यूज हुए। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम सभी जानते हैं कि ऑल द मैटर्स आर क्रिएटेड, यानी केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस, और ऑल द मैटर और सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जितने भी मैटर हमारे नेचर में कहीं ना कहीं 1 to 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं, उसी एलिमेंट्स के थ्रू उनका फॉर्मेशन हुआ है। हमने शुरू में समझा था फर्स्ट पार्ट में कि किसी मैटर में नंबर ऑफ एलिमेंट कम है और किसी एटम में, किसी मैटर में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, और अलग अलग मैटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। एक ही मैटर में पूरे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है, और एलिमेंट की यूनिट एटम होती है और कंपाउंड की यूनिट मॉलिक्यूल होती है। एटम रिएक्ट विद अदर एटम, सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। तो कहीं ना कहीं जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो कुछ साइंटिस्टों ने अपने लॉ दिए थे इससे रिलेटेड, जिसको कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 106, यानी 106 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। उस समय ऐसी थ्योरी दी गई होगी कि चूंकि 1 to 118 एलिमेंट होते हैं, लेकिन उस समय साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा बताया गया होगा कि 106 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। These elements combine together to form many types of compound। ये एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, occurs through some definite laws। जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ लॉ के थ्रू, यानी उनको बताया गया कि कौन सा लॉजिक या कौन सा लॉ उसमें काम कर रहा है। दीज आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जो एलिमेंट्स हमारे नेचर में आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे, तो कंपाउंड बनाने के पीछे उनका क्या लॉजिक होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसी को कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो 5 प्रकार के यहां पर लॉ दिए गए थे। तो क्या बोल रहे हैं, द इंपॉर्टेंट लॉज आर एज फॉलो। तो 5 प्रकार के लॉ यहां पर दिए गए थे, हमारे सिलेबस में 4 है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ
इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ था जो मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ जो था वो था लॉ ऑफ जो फोर्थ लॉ था तो यहां पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और जो फोर्थ लॉ था वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और जो फिफ्थ लॉ था वो था लॉ ऑफ गैलुसिक्स। यानी चारों जो लॉ थे वो सॉलिड सब्सटेंस पर बेस्ड थे। पांचवा जो लॉ था वो मैटर यानी वो सॉलिड वो लिक्विड पर और गैसियस पर यानी डिपेंडेबल था। तो यहां पर इन बारी बारी करके हम इस लॉ को समझते। तो फर्स्ट यहां पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास मतलब यानी जो मैटर है उसका मास जो है वो कंजर्व है, कंजर्व मतलब सेफ है, सुरक्षित है। और लॉ ऑफ इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी जो मैटर है वो कैसा है, इंडस्ट्रक्टिबिलिटी, यानी मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और यहां पर हम क्या बताया, मास जो है वो सेफ है, कंजर्व है, सुरक्षित है। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789, यानी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। लेवोजियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहां पर हम इस लॉ को समझते हैं। सिंपल लॉ था इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, कुछ नया फॉर्म होगा, इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, यानी आगे हम पढ़ेंगे किसी भी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स। और पार्टिसिपेट करने के बाद उनके बीच में जो भी चेंजेस होंगे, यानी जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन में जितना सब्सटेंस और मैटर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जितना मास पार्टिसिपेट करेगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हेंस मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, ओनली इट्स स्टेट और फॉर्म चेंजेस। यानी केमिकल रिएक्शन में जितना सब्सटेंस और मैटर पार्टिसिपेट करेगा बाय मास उतना ही फॉर्म होगा। और केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है, सब्सटेंस है, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल उसकी फॉर्म में चेंजेस कर सकते। सिंपल सा लॉ था। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है इसका, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और CO2 बनाएगा। कार्बन को बर्न करेंगे, कार्बन मतलब कोल मतलब कार्बन, और जितने भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंबस्शन रिएक्शन भी जला रहे। तो कार्बन का जो वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है तो 32, यानी हम ये कह सकते हैं 16 × 2 तो 32 ग्राम। तो यहां पर अगर हम इसका टोटल करें तो 12 + 32 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो कुल मिलाकर यहां पर जितने ग्राम रिएक्टेंट और सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा था उतने ही ग्राम यहां पर फॉर्म हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 44 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो CaO यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO2 गैस तो निकल जाएगी एटमॉस्फेयर में, अब कंटेनर में यही रह जाएगा। तो ये रह जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा क्योंकि इसका मास 40, इसका 60, 50-60 मास क्रिएट हुआ है और यहाँ पर टोटल कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है 100, लेकिन CO2 गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तो हमको लगेगा कि मैटर डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन अगर इस गैस को हम कलेक्ट कर पाते तो इसका मास को टोटल करते तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इंटू 3 48, टोटल 100। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मास जो है वो 56 है और CO2 जो एटमॉस्फेयर में चलेगी वो 44 है। अगर इसको टोटल करते तो मास कितना हो जाता है 100। तो इफ 100 ग्राम्स
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इट गिव्स 55 ग्राम्स ऑफ CaO एंड 44 ग्राम्स ऑफ CO2। मतलब ये प्रूफ होता है कि केमिकल रिएक्शन में मैटर और सब्सटेंस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी फर्स्ट लॉ हमारा प्रूफ हो गया। एक और यहां पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल यहां पर थर्ड एग्जांपल की अगर हम यहां पर बात करें तो एक और एग्जांपल यहां पर दिया है कि लैंडलॉर्ड यानी लैंडलॉर्ड टुक सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी जो लैंडलॉर्ड था उसने NaCl और AgNO3 को एक ट्यूब में लिया, NaCl को लिया और AgNO3 को ट्यूब में लिया, इसका वेट कर लिया और इसको ट्यूब को उसने शेक कर लिया। तो जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई, यानी NaCl एक्वस फॉर्म में था, AgNO3 एक्वस फॉर्म में था, दोनों का वेट कर लिया और दोनों को यानी ट्यूब को शेक किया, तो क्या बना, AgCl बना और NaNO3 बना, यानी रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। लेकिन जब इन दोनों का वेट किया गया तो इसका वेट इतना ही था जितना कि रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करते समय उन सब्सटेंस का था। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन अगर बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस मतलब बैलेंस भी क्यों करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो इक्वल मास में होते हैं, तो इसलिए फॉर्म चेंज हो जाएगी बट उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होता। तो आफ्टर द रिएक्शन द ट्यूब वॉज अगेन वेटेड, यानी पहले उसको तौल लिया गया। यहां पर लैंडलॉर्ड टुक सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड AgNO3 सेपरेटली इन द टू लिम्स, यानी दो ट्यूब वाली यानी दो नली वाली ट्यूब ली ऑफ लैंडलॉर्ड्स ट्यूब। द लिम्स वर देन कॉर्क, यानी उसको बंद कर दिया। देन ट्यूब वॉज वेट, उस नली को यानी उस ट्यूब को वेट कर लिया, उसका वजन कर लिया। देयर आफ्टर, उसके बाद द ट्यूब वॉज टिल्टेड, यानी टू अलाउ द टू सॉल्यूशन टू मिक्स, तेजी से उसको हिलाया, सॉल्यूशन को मिक्स किया। एज अ रिजल्ट अ कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म। ये रिएक्शन हुई। आफ्टर द रिएक्शन द ट्यूब वॉज अगेन वेटेड, इट वॉज फाउंड दैट द वेट प्रैक्टिकली रिमेन अनचेंज, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर हम उसके डायग्राम के थ्रू उसको बता सकते थे। फिर यहां पर एक और एग्जांपल लिया गया, यहां पर 5th नंबर का यहां पर हम एग्जांपल देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अ फास्फोरस पीस इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क, एक फ्लास्क में फास्फोरस लिया गया होगा, फ्लास्क में फास्फोरस लिया गया, कंटेन सैंड, और उसमें रेत के ऊपर उस फास्फोरस के पीसों को रखा गया। द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज कवर्ड विद अ कॉर्क, उसके मुंह को कॉर्क से बंद कर दिया गया, फ्लास्क के मुंह को। एंड वेटेड, उसको तौल लिया गया। देन द फ्लास्क इज हीटेड, फिर फ्लास्क को क्या किया गया होगा, फ्लास्क को हीट किया गया होगा। फास्फोरस बर्स्ट, इसके अंदर फास्फोरस है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी रही होगी, फास्फोरस जलने लगेगा। एंड द फ्लास्क इज फिल्ड विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो जलने लगेगा जब गर्म करेंगे। तो अंदर ही क्या फॉर्म हुआ, P2O5। लिया क्या गया था, फास्फोरस, और उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल थी, तो P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की वेपर्स बनी। द फ्लास्क इज फर्दर कूल्ड, फ्लास्क को फिर ठंडा करके उसको दोबारा तौला गया। द वेट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम। तो पहले फास्फोरस सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी, बाद में रिएक्शन हुई तो P2O5 बना। हेंस दिस प्रूफ्स, ये प्रूफ हो गया कि द सब्सटेंस इज नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसी डायग्राम के थ्रू हम उसको यहाँ पर समझा सकते हैं। तो ऐसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के 4-5 एग्जाम्पल हमने समझे, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा, प्रैक्टिकली भी और बाय रिएक्शन भी। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना कोई नया वेट वाला मास वाला कोई हम प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते, फॉर्म में चेंज होगा उनका। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी जब भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी मेथड और सोर्सेज से हमें मिले, लेकिन बाय मास उनके जो रेशो है उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। जैसे वाटर को हम किसी भी मेथड से हम उसको प्राप्त करें, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो 2:16 और 1:8 होगा बाय मास, जो कभी चेंज नहीं होता। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, इसमें दिया गया था इस ईयर में। स्टेटमेंट था द एलिमेंट्स इन अ केमिकल कंपाउंड,
किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो बाय मास, मास के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चाहे वो कहीं से भी मिले हो, लेकिन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं मास के अकॉर्डिंग उनका रेशियो फिक्स होता है। एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन H2O द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 2:16 और सिंपलेस्ट 1:8। हेंस इन H2O2 की अगर हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, द रेशियो बिकम्स 2:32 और 1:16, यानी ये वाटर था और H2O2 था, कहीं से भी हमें वाटर मिले और कहीं से भी हमें H2। आगे हम इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल को। वाटर H2O ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, फिक्स्ड मास रेशियो 1:8, वेदर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेस, पानी को कई जगह से हम प्राप्त कर सकते हैं, रिवर से, वेल, कुआं, सी, समुद्र, रेनफॉल, बरसात का पानी, और प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, लेकिन उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। एक और यहां पर हम एग्जांपल देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का यहां पर। तो एक और एग्जांपल देखें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आर ऑब्टेन बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेथड। CO2 को अलग अलग मेथड से हम ले सकते हैं। फर्स्ट मेथड, कार्बन को डायरेक्ट जला दिया, CO2 बना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया तो CO2 बन गया। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो भी CO2 बन गया। और सोडियम कार्बोनेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो भी यहां पर CO2 फॉर्म हुआ। CO2 में कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16 into 2 यानी 32, यानी 12:32। तो द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 अकॉर्डिंग टू मास 12:32, which verifies law of constant proportion। इससे ये समझ में आ गया कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंटों का जो रेशियो है बाय मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको प्राउस्टर ने बताया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेवोजियर ने बताया था। थर्ड पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने बताया था अगर मान लो कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे तो सभी कंपाउंड में एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा और दूसरे का चेंज होगा, लेकिन वो भी मल्टीपल में चेंज होगा। ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, यानी to form two or more compounds, the masses of one element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। यानी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा और दूसरे का सिंपल रेशियो मल्टीपल में इंक्रीज होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, एक एलिमेंट कार्बन है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन है, कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड, दो कंपाउंड बनाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर इज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:16 और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32। तो यहां पर हमने क्या देखा कि दोनों में कार्बन का रेशियो तो फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का जो हुआ वो इंक्रीज हुआ, बट एक सीक्वेंस में इंक्रीज हुआ। हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन आर 16 ग्राम एंड 32 ग्राम एंड कार्बन फिक्स्ड मास 12 ग्राम विथ अ सिंपल रेशियो ऑफ 16:32 और 1:2। 2 से इसको 16 से डिवाइड कर दिया तो 1:2 इन बोथ केसेस, यानी दो से ज्यादा कंपाउंड बना, एक का मास फिक्स्ड है और दूसरे का ग्रो किया। तो यहां पर एक और एग्जांपल हमने देखा कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, दे फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो N2O बनाएगा। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यहां पर बना रहा है। नाउ
लेट अस टेक द फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मास है यहाँ पर 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन का एक्चुअली एक नाइट्रोजन एटम का मास 14 है, तो सब में यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर इसके आगे भी हम 2 लगा दे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, सिंपलेस्ट उसको करने के लिए 2NO। देन द मास ऑफ ऑक्सीजन ईच कंपाउंड इज, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर जो मास अगर हम बात करें, इसके आगे हम 2 लगा दें तो इसका मास 14 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे 2 लगा देंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28 मास ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का मास जो है वो चेंज हो रहा है, तो 16 है, यहाँ पर 16 है, 16 3 जा 48, 4 जा 64, 5 जा 80, यानी कहीं ना कहीं उसका सीक्वेंस है, यानी मल्टीपल रेशो में वो चेंज होगा। नेक्स्ट, हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 रेशो 32, 48, 64 और 80, which combined with a fixed mass of nitrogen 28 gram are in the ratio 1:2:3:4:5, which is a simple whole number. Hence, this examples prove the law of multiple proportion. फोर्थ लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें या अलग अलग किसी थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करें, उनका मास कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी अलग अलग किसी थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट कर रहे हैं सेपरेटली, उसमें उन दो एलिमेंटों का मास जो भी आएगा, अगर वो दोनों एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें तो भी वही मास होगा, वो मास कभी चेंज नहीं होगा। तो दिस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड रिचर इन 1792। According to this law, when two different elements, अलग अलग दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली अलग अलग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे, देन द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम, यानी तीसरे एलिमेंट से जो रिएक्ट करेंगे वो वैसा ही होगा, और अ सिंपल मल्टीपल रेशियो, आपस में कंबाइन करें या किसी थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करें कभी चेंज नहीं होता। यहां पर इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम, या तो वैसे ही होगा जैसा उन्होंने थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करा था, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वही होगा, और अगर चेंज भी होगा तो वो मल्टीपल में चेंज होगा, यानी ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, तो सिंपल था, मैं फिर बता दूं कि जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन था, इसमें ये कहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे, कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें या अलग अलग किसी थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करें, यानी दो एलिमेंट जो आपस में रिएक्ट करें या अलग अलग रिएक्ट करें, उनका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल, ऑक्सीजन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो H2O बना रहे हैं और H2S फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया और सल्फर हो गया, और थर्ड एलिमेंट जो हो गया वो हाइड्रोजन हो गया, रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। अब जो कंपाउंड बने उसमें उसका रेशियो चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:16, H2S में हाइड्रोजन सल्फर का 2:32। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन तो फिक्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट करता है सल्फर से, यानी ऑक्सीजन और सल्फर, तो इनका आपस में भी रेशियो यही होना चाहिए। तो जब सल्फर मोनोऑक्साइड बनता है तो रेशियो 32:16, अगर मान लो कोई अलग भी बनता है SO2 तो 32:32, तो ऑक्सीजन यहाँ पर चेंज हुआ लेकिन मल्टीपल में चेंज हुआ। तो यहाँ तो हमने बताया ये रेशियो आया। फिर सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो कंबाइन विथ ईच अदर, अगर सल्फर ऑक्सीजन आपस में भी रिएक्ट करेंगे और मान लो SO2 बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 32:32 होगा, यानी 16 था ऑक्सीजन का और सल्फर का 32 था, तो सल्फर का तो 32 है, ऑक्सीजन का 32 हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया। यानी ऐसा नहीं कि 16 से 17 हो गया, 20 हो गया,
यानी इंक्रीज भी होगा तो एक सीक्वेंस में मल्टीपल में चेंज होगा। तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ सिंपल मल्टीपल रेशो विच कंफर्म्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लास्ट यहां पर लॉ देखते हैं हम, लॉ ऑफ गैलुसिक्स या गैलुसिक्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन या कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो यहां पर इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय गैलुसिक्स इन 1808। गैलुसिक्स साइंटिस्ट का नाम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस रिएक्टेड कंबाइंड टुगेदर, अगर गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म वन और मोर गैसियस प्रोडक्ट, यानी गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, एज ए रिएक्टेंट यूज हो रही और प्रोडक्ट भी गैसियस नेचर का है, तो द रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विल बी द होल नंबर रेशो। तो यहां पर एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगी, दोनों गैसेस है क्लोज कंटेनर में, तो HCl बनेगा। तो ऐसा कहा जाता है जनरली रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट का फॉरवर्ड फॉर्म होता है उसका प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर रिएक्टेंट गैसियस नेचर के हैं तो उस क्लोज कंटेनर में हम पूरा रेशो बताएंगे, यानी HCl अगेन H2 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वन मॉलिक्यूल यानी वन वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, देन टू वॉल्यूम ऑफ HCl इज फॉर्म। तो क्या बोल रहे हैं, द सिंपल रेशो इन देयर वॉल्यूम 1:2 विच प्रूव्स द लॉ ऑफ गैलुसिक्स, यानी उस बर्तन में जितना HCl रहेगा वो कुछ उसका अमाउंट H2 और Cl2 में भी कन्वर्ट होगा। तो यहां पर रेशो क्या आएगा, 1:2:1। तो यहां पर हमने गैलुसिक्स को, यानी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसको समझा हमने यहां पर। और यहां पर जो क्लास 11th का चैप्टर 1 है उसका तीसरा वीडियो था, यानी थर्ड लेक्चर था। हम सारे चैप्टरों को कवर करेंगे 1 by 1 और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल उसके लॉजिक के साथ, डेफिनेशन के साथ, सिंपल एग्जांपल के साथ पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। और चूंकि आप अगर वीडियो देख भी रहे तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा, यानी कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपने वन टाइम पूरा वीडियो देख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो लगातार पूरे जितने 11th में चैप्टर हैं, 1 to 9 चैप्टर हैं, सारे सिस्टमेटिकली कवर करेंगे। मैं फिर बता दूं, वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है अगले दिन फिर वीडियो अपलोड करूं या 1-2 दिन का गैप हो जाए, बट सारे वीडियो 1 by 1 सिस्टमेटिकली टॉपिक से A से लेके Z तक सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। और अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले सिंबल और फॉर्मूला, यानी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो वीडियो को लगातार आप देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, अच्छे कमेंट्स करते रहें। और भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ बेसिक्स आपको लगता है समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स में जरूर लिखें, तो उसको पढ़कर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी आपको टॉपिक समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।